मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हम कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 जो हमने पढ़ लिया है। पाठ था हमारा वाक् चतुर मंत्री। तो चैप्टर हमने पढ़ा, एक कहानी थी। आज हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में है, सबसे पहले सही उच्चारण कीजिए। वाक्पटु, बैंगन, ग्रीष्म ऋतु, प्रसन्नचित्त, कटु, कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्नता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, मेधावी तथा वाक्पटु कौन था? मेधावी तथा वाक्पटु कौन था? तो मेधावी तथा वाक्पटु प्रधानमंत्री था। माली एक पोटली में क्या लेकर राजा के सदर दरबार में उपस्थित हुआ? अगला प्रश्न है कि माली एक पोटली में क्या लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ? तो उत्तर आएगा बैंगन। माली एक पोटली में बैंगन लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने किसे पुरस्कार के रूप में 100 मुद्राएं दिए? राजा ने किसे पुरस्कार के रूप में 100 मुद्राएं दी थी? तो राजा ने राजकीय माली या फिर माली को पुरस्कार के रूप में 100 मुद्राएं दी। किसकी बात सुनकर सभी सम्मान खिलाकर हंस पड़े? किसकी बात सुनकर? तो प्रधानमंत्री की। कि जब प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं आपका सेवक हूँ, बैंगन का नहीं, तभी सभी सम्मान थे वो खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। तो उत्तर आएगा आपका, प्रधानमंत्री की बात सुनकर सभी सम्मान थे वो खिलखिलाकर हंस पड़े। प्रधानमंत्री ने एक ही सब्जी बैंगन के विषय में राजा के समक्ष अपना अलग अलग विचार क्यों प्रकट किया? इस संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आपको अपने विचार इसमें लिखने हैं। बैंगन की सब्जी किस ऋतु के प्रारंभ में आती है? ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में आती है। माली की पहली बार दरबार में आने के समय राजा की मनोदशा थी। जब माली पहली बार दरबार में आया था तो राजा की मनोदशा कैसी थी? सामान्य। तो माली के दरबार में पहली बार आने पर राजा की मनोदशा कैसी थी? सामान्य। माली के दूसरी बार दरबार में आने पर प्रधानमंत्री ने बैंगनों की क्या की थी? निंदा की थी, सराहना की थी, या दोनों में से कुछ नहीं? तो निंदा की थी, यानी उनकी बुराई की थी। अंत में राजा ने माली के साथ कैसा व्यवहार किया? देखो, बिल्कुल शुरू में जब पहली बार राजा के पास में जब माली आता है तो वो उसको पुरस्कार देता है। दूसरी बार जब आता है तो वो उसे वहाँ दरबार से भेज देता है। लेकिन जब उसे अपनी बातों पर पछतावा होता है तो अंत में राजा ने माली के साथ में क्या किया था? उसे पुरस्कार किया था, यानी उसको पुरस्कार भिजवाया था। आगे है अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर में, राजा के लिए भेंट कौन लाया था? राजा के लिए भेंट कौन लेकर आया था? तो राजा के लिए भेंट है वो माली लेकर आया था। माली ने राजा को कौन सी सब्जी भेंट की? माली ने राजा को बैंगन की सब्जी है वो भेंट की थी। कौन सी सब्जी भेंट की थी? बैंगन की। राजा भारत के किस भाग में शासन? अब है आपके ऊपर है अभी, आगे है लघुत्तरीय में, बैंगन की टोपी किस रंग की होती है? कि जो बैंगन के ऊपर का हिस्सा होता है वो किस रंग का होता है? हरे रंग का। जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये देखो, इनका जो हरे रंग की टोपी है वो बिल्कुल मुकुट के जैसे लग रही है। तो बैंगन की जो टोपी है वो हरे रंग की होती है। राजा ने माली को क्या पुरस्कार दिया? राजा ने माली को क्या पुरस्कार दिया था? राजा ने माली को 100 मुद्राएं पुरस्कार में दी थी। क्या दिया था? 100 मुद्राएं पुरस्कार में दी थी। आगे है, राजा भारत के किस भाग में शासन करता था? राजा है वो भारत के किस भाग में शासन करता था? तो राजा भारत के उत्तर भाग में शासन करता था। कहाँ करता था? उत्तर भाग में शासन करता था। राजा के लिए भेंट लेकर कौन आया था? राजा के लिए राजकीय माली भेंट लेकर आया था। तो कौन लेकर आया था? राजकीय माली। तो आप उत्तर लिख सकते हो कि राजा के लिए भेंट राजकीय माली लेकर आया था। इस पाठ में शीत, वसंत और ग्रीष्म ऋतु की चर्चा की गई है। भारत में कुल कितनी ऋतुएं होती हैं? नाम लिखिए। तो इस पाठ में आपकी शीत ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु की चर्चा हुई है। तो भारत में है वो कुल 4 ऋतुएं होती हैं, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ ऋतु और शरद ऋतु, यानी शीत ऋतु। शरद ऋतु है वो शीत ऋतु है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ ऋतु और शरद ऋतु। प्रधानमंत्री ने पहली बार बैंगनों की सराहना क्यों की थी? तो प्रधानमंत्री ने पहली बार बैंगनों की सराहना इसलिए क्यों की थी? क्योंकि पहली बार राजा की जो भाव अवस्था थी वो कैसी थी? अच्छी थी। उनकी मनोदशा थी वो अच्छी थी, इसीलिए प्रधानमंत्री ने पहली बार बैंगनों की सराहना की थी। राजा ने अपनी अभद्रता का पश्चाताप कैसे किया? राजा ने अपनी अभद्रता का पश्चाताप कैसे किया? राजा ने अपनी अभद्रता के लिए खेद प्रकट किया तथा माली को उचित पुरस्कार भी दिया।
कि जो राजा थे उनको अपनी जो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया था माली के साथ में, उसे उन्हें खेद हुआ, दुख हुआ इस बात का, और उन्होंने माली को पुरस्कार भेजा। आगे है दीर्घ प्रश्न उत्तर में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में दीजिए। प्रधानमंत्री ने पहली बार बैंगन की सराहना कैसे की? कि प्रधानमंत्री ने पहली बार बैंगन की सराहना किस प्रकार से की थी? तो उत्तर है प्रधानमंत्री ने पहली बार बैंगन की सराहना करते हुए कहा कि जरा इन बैंगनों के चमकते जामुनी रंग को देखिए। प्रत्येक बैंगन के सिर पर हरे रंग की टोपी तो एकदम मुकुट के समान दिखाई दे रही है। कि पहली बार जब राजा की मनोदशा अच्छी थी और जब माली बैंगन लेकर आया था तो प्रधानमंत्री ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि ये बैंगन है जो कैसे इनका जो बैंगनों का चमकता जामुनी रंग देखिए, बैंगन है वो जामुनी रंग के होते हैं, और प्रत्येक जो बैंगन है उसके ऊपर जो सिरे हरे रंग की टोपी है वो तो एकदम मुकुट के जैसी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री ने बैंगन की आलोचना किस प्रकार की विस्तार पूर्वक बताइए। तो पहली बार तो जो प्रधानमंत्री है वो बैंगन की प्रशंसा करता है, दूसरी बार जो बैंगनों की आलोचना करता है यानी जो बुराई करता है कि जब वो राजा वो देखता है कि राजा की मनोदशा ठीक नहीं है तो राजा को गुस्से में जब माली को कुछ कह देता है तो प्रधानमंत्री भी उनकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने बैंगन की आलोचना करते हुए कहा कि यह सब्जी किसी काम की नहीं है। क्या कहा? कि यह सब्जी किसी काम का नहीं है, इसी कारण तो इसे बेगुन नाम दिया गया है। बेगुन यानी बिना गुण की, गुण रहित, जिसमें कोई भी गुण नहीं हो, कि ये सब्जी है ये किसी काम की नहीं है, इसीलिए तो इसे बेगुन नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री के किस उत्तर को सुनकर सभी समान खिलखिलाकर हंस पड़े? प्रसंग सहित उत्तर दीजिए। कि जो प्रधानमंत्री का ऐसा कौन सा जवाब था जिसके कारण सभी हंस पड़े थे? प्रसंग सही है, सही था कि मतलब कौन सी बात जो हो रही थी जिसपे वो हंस पड़े थे? तो उत्तर है, जब राजा ने प्रधानमंत्री से कहा कि पहली बार तो आपने बैंगनों की प्रशंसा की थी। कि जब राजा था उसकी मनोदशा ठीक होती है तो वो अपने बात पर पछतावा होता है कि उसने माली के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, तब वो प्रधानमंत्री से पूछता है कि पहली बार तो आपने बैंगनों की प्रशंसा की थी परंतु इस बार बैंगन को बेगुन कहकर उसकी निंदा की, इसका क्या कारण था? कि इसका क्या कारण था कि आपने पहली बार तो बैंगनों की, कि जब मेरी मनोदशा ठीक थी तब आपने बैंगनों की प्रशंसा की, और जब मैंने बैंगनों की निंदा की यानी मैंने उसकी प्रशंसा करी तो आपने उसकी निंदा किस प्रकार से की? आपने बैंगनों की प्रशंसा क्यों नहीं की? कि परंतु इस बार बैंगन को बेगुन कहकर उसकी निंदा क्यों की है? तो इसका क्या कारण था? इसका कारण मुझे बताइए। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराज मैं आपका सेवक हूँ, बैंगनों का नहीं। तो प्रधानमंत्री है वो राजा से कहता है कि मैं आपका सेवक हूँ, बैंगनों का नहीं। यानी उनका सेवक हूँ कहने से मतलब है कि वो तो उन्हीं के राजा के अनुसार चलेगा, कि अगर राजा का मन अच्छा है तो वो उस चीज़ की तारीफ करेंगे, और अगर राजा किसी चीज़ की बुराई कर रहे हैं तो वो बुराई करेंगे। मंत्री का यह उत्तर सुनकर सभी समानता वो खिलखिलाकर हंस पड़े थे, और मंत्री का यही उत्तर सुन के सारे क्या हो गए थे, वहाँ पर हंस पड़े थे। इस बात पर वो हंस पड़े थे कि पहली बार बैंगनों की प्रशंसा की। जब राजा प्रधानमंत्री से राजा ने कहा कि पहली बार तो आपने बैंगनों की प्रशंसा की परंतु इस बार बैंगन को बैगुन कहकर निंदा की, तो इसका क्या कारण था? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराज मैं आपका सेवक हूँ, इन बैंगनों का नहीं। और मंत्री का यही उत्तर सुनकर सभी समान खिलखिलाकर हंस पड़े। तो ये हो गए बेटा आपके क्वेश्चन आंसर। कल हम करेंगे बाकी के बच्चे हुए इसके प्रश्न उत्तर। थैंक यू। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 6. In previous class we completed our essay 1 syllabus, and from today we do the revision work for essay 1. So today we do the first chapter of civics in revision work. Our first fill in the blanks. The social differences that exist in our country is due to caste system. Untouchability is a crime which has been abolished by the government. There are more than 200 languages spoken in our country. The Constitution of India declares India to be a secular nation. Topography influenced the climate and in turn the custom and culture of India. Now we do the choose the correct option. First is diversity is important because कि diversity जरूरी है क्योंकि
It enriches our life, make life boring, teaches us to be selfish, brings a feeling of oneness. तो आंसर इज इट एनरिचेस आवर लाइफ, कि ये हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है, मतलब कि जो डाइवर्सिटी होती है वो हमारे जीवन की को खुशियों से भर देती है. सेकेंड इज सेकुलर नेशन मीन. सेकुलर नेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन, राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ वर्क, राइट टू एक्सप्रेशन. तो आंसर इज इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन. थर्ड इज व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस डज वेल्थ क्रिएट, कि वेल्थ कैसा डिफरेंस क्रिएट करती है? सोशल डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंसेस, इकोनॉमिक डिफरेंसेस या फिजिकल डिफरेंसेस. तो वेल्थ का मतलब होता है पैसा, धन. तो धन इकोनॉमिक डिफरेंसेस को क्रिएट करता है. फोर्थ इज डाइवर्सिटी इज द स्टेज ऑफ बीइंग डैश फ्रॉम ईच अदर, कि डाइवर्सिटी कौन स्टेज है? एक दूसरे से डिफरेंट, सेम, सिमिलर, रिलेटेड. तो क्या है? डिफरेंट. फिफ्थ इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, ऑल ऑफ द अबव. तो क्या है आंसर? कास्ट, सेक्स, रिलीजन, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है. नाउ वी डू दैट मैचअप्स. डाइवर्सिटी, कास्ट सिस्टम, dialects, wealth inequality, respect to all religions, abolitionist, more than 1600, different, secular, economic differences. तो डाइवर्सिटी को हम मैच करेंगे डिफरेंट से, कास्ट सिस्टम को हम मैच करेंगे एब्लॉइस्ट से, डेलिकेट्स को मैच करेंगे मोर देन 1600, वेल्थ इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक डिफरेंसेस और रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, सेकुलर. Now we do the true false. All Indian follow the same religion. False. Untouchability is encouraged in India. False. India's history has a major role in producing diversity in India. True. India has a wide geographical diversity. True. India is a land of unity in diversity. This is also true. Now we do the short question answer of this chapter. Our first question is what are the social differences found in society, कि समाज के अंदर कौन कौन से social differences पाए जाते हैं? Untouchability and discrimination on the basis of caste are main social differences found in society. ठीक है, कि untouchability, छुआछूत, और जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, धर्म के जो जाति के आधार पे जो डिफरेंसेस हैं वो हमारे समाज में पाए जाते हैं. सेकंड इज व्हाई इज डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट, कि डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है? डाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज डाइवर्सिटी इज ए वे ऑफ लाइफ विच एड्स कलर टू आवर लाइफ, कि डाइवर्सिटी हमारे जीवन को रंगों से भर देती है. नाउ वी डू द थर्ड क्वेश्चन. हाउ डज वेल्थ अफेक्ट इकोनॉमिक डिफरेंसेस, कि वेल्थ कैसे इफेक्ट करती है इकोनॉमिक डिफरेंसेस को? Some people are very rich while many people still cannot afford to meet basic needs like food, shelter, clothing, etc. Thus, wealth affect economic differences. इस तरीके से कि कुछ लोग तो बहुत अमीर हैं और कुछ लोग आज भी अफोर्ड नहीं कर पाते बेसिक नीड्स, जैसे खाना है, शेल्टर है, क्लोथिंग है. तो ये जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस है, वेल्थ है, जो पैसा है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस को इफेक्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई इज इंडिया कॉल्ड द लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि जो इंडिया है उसकी धरती को यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों कहा जाता है, विविधता में एकता क्यों कहा जाता है? डिस्पाइट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, कल्चर, देयर हैज ऑलवेज बीन एन अंडरलाइंग यूनिटी इन इंडिया. ऑल पीपल कैन कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि लैंग्वेजेस, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, इन सारी चीज़ों के अंदर डिफरेंस होते हुए भी भारत के जो सभी लोग हैं भारत के विकास के लिए मिलकर काम करते हैं. जैसे एग्जाम्पल है इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, जो भारतीय स्वतंत्र आंदोलन हुआ था वो. सेकंड, फिफ्थ है व्हाई इज डाइवर्सिटी एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि किस तरीके से डाइवर्सिटी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है.
तो कैसे है, डाइवर्सिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स बिकॉज इट हेल्प अस टू लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर, एक्सपीरियंसेस एंड वैल्यू सिस्टम, क्योंकि ये हमें विभिन्न संस्कृति, विभिन्न विचारों, विभिन्न अनुभवों की वैल्यू का पता लगाते, मतलब कि हमें विभिन्न विभिन्न चीज़ों का पता लगता है। जैसे जैसे हम दूसरी कास्ट के लोगों से मिलते हैं, दूसरे धर्म के लोगों से मिलते हैं, तो हमें उनके जो एक्सपीरियंस है उनका भी पता लगता है। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आवर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी, कि हम डाइवर्सिटी से क्या समझते हैं। तो आंसर इज डाइवर्सिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक, it recognizing our individual differences. The difference can be in gender, caste, economic, religious belief. कि डाइवर्सिटी का मतलब है कि विविधता में एकता, और ये प्रत्येक व्यक्ति, मतलब कि जो अलग अलग जो चीज़ें होती है उनके डिफरेंसेस के द्वारा उनकी जो इम्पोर्टेंस होती है उसको भी बताता है। और जो डाइवर्सिटी है वो किन किन बेसिस पे होती है, जेंडर, कास्ट, इकोनॉमिक, रिलीजियस बिलीव्स के अकॉर्डिंग होती है। अब बेटा जो आपके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से रिपीट है, तो हम अब करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। हाउ कैन वी से दैट डाइवर्सिटी टीचेस अस टू बी टॉलरेंट, कि हम कैसे कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी हमें सहन करना सिखाती है, सहिष्णु बनाती है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी टीचेस अस टू बी टॉलरेंट, कि डाइवर्सिटी हमें सहन करना सिखाती है। We have many strong culture, religions and regional differences in India, कि भारत के अंदर क्या है, विभिन्न बहुत सारे जाति हैं, बहुत सारे धर्म हैं। ठीक है, भारत के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन सहन करने का मतलब क्या होता है, टॉलरेंट करने का मतलब क्या होता है कि आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और वो आपके अगेंस्ट बातें कर रहा है या आपकी कंट्री के अगेंस्ट बातें कर रहा है, या आपको कुछ छेड़ रहा है। मतलब कि जैसे कि भाई बहन होते हैं ना, एक भाई या बहन दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, सताते रहते हैं, और हम एक हैं, एक इतना शांत स्वभाव का होता है जो सहन करता रहता है। तो इसीलिए कहा है कि जो डाइवर्सिटी है वो हमें सहन करना कैसे सिखाती है। तो वो कैसे सिखाती है कि भारत के अंदर इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी जातियाँ हैं, लेकिन फिर भी भारत क्या है, विविधता में एकताओं का देश है। बट इट शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट नो मैटर हाउ डिफरेंट वी आर, लेकिन इतनी सारी विविधताएं होने के बाद भी हमें हमेशा क्या याद रखना चाहिए कि हम एक हैं। मतलब इतने सारे मैटर्स पे अलग होते हुए भी, देखो कलर में भी सभी लोग अलग अलग होते हैं, रंग में मतलब कि शक्ल में भी सभी लोग अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबके बोलने का तरीका होता है, सबके कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है, खाने का तरीका अलग होता है, सबकी बहुत सारे जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं हमारे भारत में। ठीक है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। वी ऑल आर इंडियंस इन द फर्स्ट प्लेस, और हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए कि हम सब पहले भारतीय हैं। कि इतनी सारी विविधताओं होने के बाद भी हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। देयर इज ए फीलिंग ऑफ वननेस इन अस, और हमारे अंदर एकता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंस अपनी जगह है, लड़ाइयाँ अपनी जगह है, अपने अंदर के झगड़े अलग है। ठीक है, भाई बहन के अंदर झगड़े होते हैं, लेकिन जब पड़ोसी बच्चा हमारे साथ लड़ाई करता है तो दोनों भाई बहन एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना ऐसा कि हम आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जब कोई बाहर का हमें कोई कुछ कहता है तो हम एक हो जाते हैं। तो यही चीज़ है कि हमारी कंट्री के अंदर इतनी सारी विविधताएं होने के बाद भी हम एक हैं, और वो एक कौन है, हम सब भारतीय हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning, 6th class. So let's start our today's maths class. So in the today's class we continue our exercise 6.2. Now first question is, or we are discussing about the decimal number and decimal places. So first question is, represent the following decimal on a number line. First, in the first chapter we read about how to represent whole numbers and natural number on a number line, and here we have
और in the fifth chapter we learn how to represent the फ्रैक्शनल इन ऑन अ नंबर लाइन. ठीक है, फ्रैक्शन को भी हमने नंबर लाइन पे करा था. अब क्या है, डेसिमल को कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट है यहाँ पे 2.1. ठीक है, 2.1 यहाँ पे किसके बाद है, 2 के बाद है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन्स क्या होंगी, 0, 1, 2 और 3. ठीक है, अब यहाँ पे हर किसी उसके बीच में कितनी स्ट्रिक्स होती है, 10 स्ट्रिक्स होती है. ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे लगा देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 पे आ गया. ठीक है, हर नंबर के बीच में, यहाँ इन दोनों के बीच में कितनी होती है, 10 स्ट्रिक्स होती है. अब कितना है, 2 और उसके बाद 0.1, मतलब कि यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा 2.1. इनकेस 2.9 बोलते तो कहाँ हो जाता है, यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट है 0.9. 0.9 किसके बाद आएगा, जस्ट बाद 0 के, और कहाँ पे, 9 वाले स्ट्रिक पे. इसका 9 स्ट्रिक्स को करना और 0.9 यहाँ आ जाएगा. ठीक है, इसके बाद है 0.5. 0.5 का आएगा 0 के 5 स्ट्रिक वाली पे आ जाएगा. ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लेना. 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3 एंड 4 हो गए. ठीक है, नेक्स्ट जो है 4.2. 4.2 में क्या करोगे, 4 तक करना. उसके बाद क्या करेंगे, 10 स्ट्रिक लगा के 4 और 5 के बीच में सेकेंड टर्म क्या कर देंगे, 4.2. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वन है कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल. फॉर एग्जांपल 2.1 है हमारे पास, फिर उसके बाद 1.25 है, उसके बाद 1.284 है एंड और फोर्थ वन है 1.2. ठीक है, ये सब क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है. अनलाइक फ्रैक्शन कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि हर किसी के डेसिमल प्लेस के बाद डिजिट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. ठीक है, हमें क्या करना है, इनको सेम करना है. तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो डेसिमल प्लेसेस में उसके बाद जितनी मैक्सिमम डिजिट्स होंगी उन सबको, बाकी सबको उतनी डिजिट्स बनाएंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितनी है, 3. तो हर किसी में हमें मैक्सिमम यहाँ पे 3 है, क्योंकि यहाँ 1, 2, 3 एंड 1. ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हर किसी में क्या बनाएंगे, 3, 3. और कैसे बनाते हैं 3, बाय एडिंग अ 0 आफ्टर द डेसिमल. ठीक है, डेसिमल के हम बाद में कितनी भी 0 लगा सकते हैं उस नंबर के, और ये जो नेचुरल नंबर या होल नंबर जो होता है उनके जस्ट बिफोर हम कितनी भी जीरोस लगा सकते हैं. सो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.1 और 3 डिजिट्स करने तो 00. उसके बाद ये क्या हो जाएगा 1.25 और ये 10, क्योंकि 3 डिजिट्स करनी है. 1.284 ये ऑलरेडी 3 डिजिट्स में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20. ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी सब करने हैं. फॉर एग्जाम्पल 26, इसका फोर्थ पार्ट जो है उसमें क्या करना है, 26.4, 18.4285, 19.38 and 28.523. Now calculate the maximum number after the decimal. After the decimal, here we have 1, here we have 4, 2 and 3, which is maximum 4. So we have to make all the numbers up to decimal digits 4. ठीक है, so क्या हो जाएगा 26.300, देन ये एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी 4 में है. फिर 19.38 एंड एड 2 zeros है एंड 28.523 एंड 10. ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. अनलाइक फ्रैक्शन है. ठीक है, सेकंड के 2 पार्ट्स हो रहे थे, वो आपको खुद करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू कंपेयर. कंपेयर मतलब कि हमें या तो ग्रेटर या लेस या इक्वल सिंबल्स लगाने. ठीक है, तो यहाँ क्या होता है रूल, फ्रैक्शंस के लिए हम क्या करते थे, वहां पे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते थे. उसके अलावा जो होल नंबर्स थे उनमें सिंपली क्या करते थे, फर्स्ट नंबर को कंपेयर देन सेकंड नंबर को. यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, लेकिन क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पे डिजिट सेम करने, मतलब लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा. अगर वो नहीं है तो उसके क्या करेंगे, आगे या पीछे 0 इंक्लूड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हियर अगर यहाँ पे सिर्फ 8 होता तो क्या करते थे, इसके आगे एक 0 लगाते और फिर उसके बाद कंपेयर करते. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ये वाला डिजिट कंपेयर करते हैं. यहाँ से 1 और यहाँ से 2, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन. ठीक है, अगर ये इक्वल आते तो हम आगे मूव करते हैं. अब यहीं पे ये आ गया तो सिंपली क्या हो गया, 18.632 इज लेस देन 28.972. ठीक है, फोर्थ है हमारे पास 19.396 और इसके अलावा है 19.389. ठीक है, सो क्या हो जाएगा, यहाँ से अब फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट को उठाओ यहाँ से. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट्स यहाँ पे सेम है तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कंपैरिजन करेंगे. यहाँ 1 या 1 इक्वल है, सेकंड पे जाते हैं 9,
यहाँ पे भी 9, कोई कंपैरिजन नहीं क्योंकि क्या है यहाँ पे दोनों डिजिट सेम है। देन डेसिमल पॉइंट ठीक है। उसके बाद वाले डिजिट 3 और यहाँ पे भी 3 सेम है। नेक्स्ट पे जाते हैं 9 और यहाँ पे कितना है 8। विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो क्या कौन सी वैल्यू ग्रेटर आ गई, दिस वन। तो सिंबल क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐसे नीचे लिखना है इसको, आपको यहीं पे चेंज नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so in the fourth question we have to arrange the following decimal in ascending order। और ascending order क्या होता है हमारे पास कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलर टर्म लिखते हैं, देन उससे थोड़ी ग्रेटर, देन एंड देन सबसे ग्रेटेस्ट टर्म्स लिखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, ये अनलाइक फ्रैक्शन से इनको किस में चेंज करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में, बिकॉज फॉर कंपैरिजन वी हैव टू मेक द थिंग्स सेम, ठीक है। हमें लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल में चेंज करना होगा। तो यहाँ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिजिट्स 2, 2 and 2 सेम है यहाँ पे, ठीक है। 1, 2, 2 and 1 तो क्या हो जाएगा, मतलब बिफोर डेसिमल जो है हमारे पास यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 और यहाँ पे 1 है। तो क्या करेंगे, इनके जस्ट बिफोर एक नंबर ऐड कर देंगे हम, ये एज इट इज, यहाँ पे ये भी एज इट इज, देन 0.56, ठीक है। अब कंपैरिजन हमने सीखा है कौन सा ग्रेटर कौन सा लेसर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबके फर्स्ट डिजिट काउंट कर, क्योंकि अब लाइक फ्रैक्शन में हो चुका है 0, 1, 1 and 0। विच वन इज ग्रेटर, सॉरी विच वन इज स्मॉलर, 0 and 0। तो इन दोनों कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से कौन सा सबसे स्मॉलर। सेकंड टर्म पे जाते हैं 1 and 0। विच वन इज स्मॉलर, दिस वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म आ जाएगी 0.56, उसके बाद ये आ जाएगी हमारे पास 1.06। ना इन दोनों में कंपैरिजन करना है हमें, ठीक है। विच वन इज स्मॉलर, क्योंकि हम क्या लेके जा रहे हैं, स्मॉलर 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 एंड सबसे ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 1, 1 दोनों सेम है। नेक्स्ट पे जाते हैं 1, इधर भी 1 है, सेम है। नेक्स्ट पे जाते हैं 8 और यहाँ पे है 2। विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो हमें लेना है स्मॉलर, तो 11.28 हो गया और उसके बाद क्या हो जाएगा 11.83। ये क्या आ गया, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इन केस वी वांट टू नो अबाउट व्हाट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट टर्म लिखते हैं, देन स्मॉलर, देन स्मॉलर, ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट लिखते हैं लास्ट में। तो वहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, ये 0, 1, 1 और 0 था फर्स्ट डिजिट, तो उसमें मैक्सिमम कौन से थे, ये दोनों। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा होगा, हम कंपैरिजन करेंगे आगे के, उससे 1 और 1 सेम है। उसके बाद 8 और 2, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो दिस वन इज द ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1.01 ये डिसेंडिंग का है, फिफ्थ पार्ट का थर्ड पार्ट है। 1.01, 1.004, 11.1, 1.62 एंड 1.40, ठीक है। सो क्या होगा अब यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द अनलाइक फ्रैक्शन अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। तो here 2, 3, 1, 2 and 2। तो which one is greater, 3 टर्म। तो 0.10, then 1.004, then 11.100, 1.620 and 1.40 and 0, ठीक है। हो गया ब्लैक फ्रैक्शन में। अब क्या करना है हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर कर रही हूँ मैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले सबसे मैक्सिमम वो करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिजिट देखो यहाँ पे 1, 1, 1, ओके। Here we have 2 digits before the decimal, तो यहाँ पे 0, 0 लगा दो भाई किसी के आगे जो भी 1, 1 में, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 0, 0, 1, 0 एंड 0। विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो सबसे पहले यही आ जाएगा। अब अगर 1, 1 के 2 नंबर आते हैं तो उनको कंपेयर करते हैं और उन दोनों में से ढूंढते हैं हम कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। नाउ सेकंड पे जाते हैं। फर्स्टली ये तो हो गया हमारे पास और बाकी सब में 0 से सेम थे। नेक्स्ट पे जाते हैं 1, जो सेकंड प्लेस है, मतलब कि बिफोर डेसिमल जो सेकंड प्लेस है, 1 प्लेस 1, 1, 1, ये तो हो चुका है 1 and 1 सारे सेम है, तो कुछ कंपैरिजन नहीं निकल रहा। अब बाद में किस पे जाएंगे, फिर से डेसिमल के जस्ट बाद वाला 0, 0, 6 and 4। विच वन इज ग्रेटर, क्योंकि हम डिसेंडिंग ले रहे तो हम ग्रेटर ग्रेटर ढूंढते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ 0, 0, 6 and 4। विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। सो 0, 1.620। देन नेक्स्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या था, 0, 0 और 4 आया था, तो ये वाला ग्रेटर होगा, 1.40 वाला ग्रेटर। देन अब बचे कौन से, ये तीनों हो चुके हैं। अब सिर्फ ये बचे हमारे पास, यहाँ तक कंपेयर कर चुके हैं हम। इसके बाद देखो जो डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस है वो है 1 और यहाँ पे है 0। तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो क्या आ जाएगा 0.1, 1.01 और उसके बाद क्या आ जाएगा
01.004। ठीक है, क्या करते हैं हम, सिंपली वही, हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे डिजिट्स को देखना है कौन से प्लेस पर, उनके कंपैरिजन करते जाते हैं हम। ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, सो इसके नेक्स्ट पार्ट आपको खुद करने हैं। ठीक है, डिसेंडिंग और असेंडिंग में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे लिखते हैं। सिंपली क्या करना है, आपको कंपैरिजन करते जाना है, फर्स्ट प्लेस देन सेकंड प्लेस, अगर फर्स्ट प्लेस सेम मिले तो आगे मूव करते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग में आप ग्रेटर ग्रेटर टर्म लेते जाओगे और असेंडिंग में स्मॉलर स्मॉलर एंड देन उनसे ग्रेटेस्ट लेते जाना है। ठीक है, सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी ट्राई इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Morning students, this is for class 6th. Students, as you all know, we are doing chapter 10 verbs revision. In previous video we completed with the adjectives, degrees and book exercise, everything we completed in the previous video. Now let's start with the next chapter, that is verbs. Now let's start. Verbs क्या होती हैं? In Hindi we can say क्रिया. Verbs को हम क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, और जब क्रिया किसे कहते हैं हिंदी में, जब हम किसी कार्य का होने का या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ओके, तो इसी तरीके से वी आर हैविंग अ वर्ब एंड वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट actions take place in the sentence, they are called verbs. Actions are take place that are called verbs. Now verbs we are having of two types, that are transitive and intransitive verbs. For example, first of all I will tell you about the transitive. Rivati baked a cake. Here bake is the verb and cake is the object. In this sentence we are using baked as the verb and transitive verb is cake. Object is cake. In this sentence we need cake is object. अब हमें इसमें एक रिक्वायरमेंट थी ऑब्जेक्ट की। अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स नहीं यूज़ करते सेंटेंस में, तो इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकलता। अब ट्रांजिटिव वर्ब की डिफाइन देखिए, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। जब एक वर्ब को, एक क्रिया को जब अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है, एक सेंस कंप्लीट करना है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स है तो वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे आपने यूज़ किया था बेक्ड हमारे पास वर्ब तो है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते इस सेंटेंस में तो हमारा सेंस कंप्लीट नहीं होता और ये ट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं बनती। वी नीड्स अ ऑब्जेक्ट, so in this sentence we called baked is the transitive verb. Like this we are having more examples of transitive verbs, as you can see. Now we will discuss about the intransitive verbs. Now let's start with the intransitive verb, that is on the next page, on the page number 62. Now here is the define of intransitive verb. A verb which does not require an object to complete its sense but makes good sense by itself is called an intransitive verbs. In this sentence intransitive verbs में क्या होता है, we don't need require a object. हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। जो वर्ब होती है वही अपने आप में एक सेंटेंस कंप्लीट करती है और उन वर्ब्स को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड यू ऑल्सो नो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमें रिक्वायर होते हैं ऑब्जेक्ट्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में हमें रिक्वायर नहीं होते। नाउ यू कैन सी हेयर द एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिव। Grandpa always sings in the bath. अब इसमें हम ये भी लिख सकते हैं Grandpa always sings. इसमें हमें in the bath ज़रूरी नहीं है कि हम in the bath ऑब्जेक्ट यूज़ करें इसमें,
अगर इसमें बात यूज़ नहीं भी करते हैं तो भी ये कंप्लीट सेंस निकल रहा है इसका। द choir sang scrolls, तो इसमें हमें needs a object, so this sentence is intransitive verb. In this sentence sang is the intransitive verb. Okay students, now on the basis of transitive and intransitive we are having a book exercise. You can see here downwards only. Underline the verbs in these sentences and state whether they are transitive or intransitive. Students, अगर आपने अभी तक exercises नहीं की हैं, according to the revision you can do your revision work also and side by side do your work if you don't complete it. Okay, now let's start with the book exercise on the basis of transitive and intransitive verbs. Now I give you a complete clarification of transitive and intransitive verbs. अब आपको इसमें verbs find out करनी है और उन verbs को ये देखना है कि वो transitive है या फिर intransitive. And some points I have done for you. First is Tina likes neither tea nor coffee. Tina likes neither tea nor coffee. This is the transitive verb because likes is the verb and we need a object to complete this sentence. So this is transitive. For transitive I am writing T and for intransitive I am going to write it down IN. Geeta complains frequently. So this is intransitive because it can be written as intransitive as Geeta complains. Third sentence is the coach advised me to practice daily. So advised is practice is the verb. Practice is the verb and here this is intransitive because daily or weekly object is not necessary. Here Sushan has lived in Paris for many years. Lived is the verb and this is transitive. Manish offered Leena a cake. Offered is the verb and this is transitive. The sky is overcast. Overcast is the verb and this is intransitive. My cousin moved to another city. Here moved is the verb and this is intransitive. How many apples did you use for the pie? Here, how many apples did you use for the pie? Apples is the noun. Did you use the, you can now rest of the words sentences you have to do it on your own. This is your homework. Students, we completed with the first topic of verbs. If you are face any problem if identifying transitive or intransitive verbs, you can ask me. Okay, and one by one we are doing all the topics, so carefully you can see the video and make sure that your doubt should be cleared. Okay students, thank you everyone. Hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject GK. Here class is 6th and today we study chapter number 20. So let's start. Student, chapter number 20 is world first. Means यहाँ पे कुछ personalities के name given है जो world में किसी वर्ग में first थी. Okay, like that first one is first Europe invader of India. European invader थे ये इंडिया में फर्स्ट टाइम, तो आंसर इज अलेक्जेंडर.
नेक्स्ट वन इज फर्स्ट स्पीकर इन हिंदी एट यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन यूएन की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन, और ये हिंदी में जो बोलने वाले थे वो फर्स्ट थे अटल बिहारी वाजपेयी। स्टूडेंट ये भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इन्होंने हिंदी में बहुत सारी कविताएं तथा लेखन भी लिखे हैं, और ये हिंदी बोलने में भी एक परफेक्ट पर्सनैलिटी से। ठीक है, अब इनकी डेथ हो चुकी है। तो स्टूडेंट दैट ग्रेट पर्सनैलिटीज अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फर्स्ट मैन टू फ्लाई ओवर बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल दोनों को क्रॉस किया हुआ है इन्होंने। इनका नेम है लुइस बर्लॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न। स्टूडेंट ये विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका नेम है अबुल जफर खान। ओके, ये एक मुस्लिम थे। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट सर्जन हु परफॉर्म द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ऑन ए पेशेंट। स्टूडेंट ये पहले डॉक्टर थे जिन्होंने जो हार्ट, एक पर्सन का हार्ट दूसरे पर्सन के हार्ट की जगह रिप्लेस किया था और वो प्रॉपरली वर्क कर रहा था। तो आंसर है इसका क्रिश्चियन बर्नार्ड। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। स्टूडेंट ये अमेरिका की रहने वाली थी और ये माउंट एवरेस्ट पे फर्स्ट टाइम इन्होंने क्लाइम किया था। आंसर इज जुंको तेबई। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट पोप टू विजिट इंडिया। पोप एक का मतलब होता है पुर्तगाली, तो ये है पोप पॉल। इनका नेम था पोप पॉल। नाउ नेक्स्ट वन इज फर्स्ट मैन टू मेक सोलो अराउंड द वर्ल्ड। ये पहले इंसान थे जिन्होंने सोलो बनाया था अराउंड द वर्ल्ड। तो आंसर इज विले पोस्ट। इनका नेम है विले पोस्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज फर्स्ट वुमेन टू ट्रेवल साउथ पोल अलोन। मीन्स अकेले ही जिन्होंने साउथ पोल पे ट्रेवल की थी। आंसर इज लिव एर्निसन। लिव एर्निसन इनका नेम है। तो स्टूडेंट ये कुछ ग्रेट, तो आपको इन सभी ग्रेट पर्सनालिटीज के नेम एग्जाम के लिए लर्न करने हैं। ठीक है, तो इसमें से आपसे 1-1 आंसर भी क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं या फिर फोटो से भी पूछा जा सकता है कि ये कौन है बाय फेस। ओके, तो स्टूडेंट थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Good morning student, welcome to online class. This is Saroj, student for class 6. Today we are going to just do the revision of the question answer of chapter number 3, that is the wise man of moles. So let us start student. For see the first question, what did the residents of the island of moles love to do? यानी कि आइलैंड में रहने वाले लोगों को क्या करना पसंद था। So the answer of this question is the residents of island of moles were hardworking and they always loved to make funny stories about themselves. यानी कि वो वहाँ के आइलैंड के जो मोल्स जो रहते थे वो हार्डवर्किंग थे पर्सन, और वो हमेशा जो है फनी स्टोरी बनाने में जो है अपने आप बनाते थे और themselves उनको अपने आप में ही अपनी एक फ़नी स्टोरीज बनाने में बड़ा मज़ा आता था। जो एक स्टोरी जो इसमें आपको मेंशन की गई है कि किस तरह से वो एक गड्ढा खोदते हैं और उसके बाद फिर उसकी गड्ढे की मिट्टी को दबाने के लिए दोबारा गड्ढा खोलते हैं, एंड दे जस्ट डूइंग गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकेंड है आपका, वाई वर द रेजिडेंट्स ऑफ मोल्स गेटिंग रेस्टलेस। वो रेस्टलेस क्यों हो गए थे? Why did they sit together in a circle? और वो आपस में सर्कल के साथ क्यों बैठते थे? इसका आंसर है the residents of moles were getting restless because for some days they had no problem to solve. They sat together in the circle because they held a meeting and they believed that sitting in a circle would help them think better. रेस्टलेस इसलिए हो गए थे रेजिडेंट्स ऑफ मोल्स के, क्योंकि उनके पास जो है कुछ करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसी जिसको वो सॉल्व करे, और इसलिए उन्होंने क्या काम किया, सर्कल में बैठ करके कुछ सोचने के लिए वो बैठे और उन्होंने मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग
के लिए वो सर्कल में बैठे थे और उनका मानना था कि अगर आप सर्कल्स में बैठ करके अगर कोई चीज़ मीटिंग करते हो, सोचते हो, तो उससे आपको सोचने की शक्ति बेहतर होती है, आपका सोचने का विचार अच्छा बनता है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, हु केम आउट विद एन आइडिया, डिड द अदर लाइक इट, कि किसको जो है आइडिया सूझा और क्या दूसरों को वो विचार पसंद आया। अब आंसर देखिए थर्ड का, Fritz came out with an idea. Yes, they not only liked and carried in chorus that they badly need a well. Fritz जो है उसमें एक पर्सन है जिसको आइडिया आया और उसको ना उन्होंने उस आइडिया को जो है पसंद ही किया, बल्कि उन्होंने खुशी से चिल्ला उठे और उन्होंने वो कहा कि उन्हें बहुत सख्त ज़रूरत है एक कुएं की। नंबर 4 देखिए, व्हाट प्रॉब्लम डिड ऑलिव रेज, वॉज इट अ जेन्युइन प्रॉब्लम। अब ऑलिव ने कौन सी समस्या बता दी, क्या वो समस्या जेन्युइन थी। नाउ सी द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, प्रॉब्लम रेज्ड बाय ऑलिव वाज दैट they had dug out lot of soil. What to do with that if they will let it lay? It may cause village untidy. Yes, it was a genuine problem. ऑलिव ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की, उसने जो ये कहा, क्या कहते हैं कि जो हम गड्ढा खोद रहे हैं उसकी जो मिट्टी निकाल रहे हैं उसको अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जो है पूरा का पूरा विलेज अनटाइडी हो जाएगा, यानी कि भद्दा दिखने लगेगा। तो ये है, इसलिए उसकी ये प्रॉब्लम जेन्युइन थी। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द सजेशन ऑफ एरिक, डिड अदर एक्ट अपॉन दिस सजेशन, कि एरिक ने जो है क्या सलाह दी, क्या एरिक की इस सलाह पर सबने काम करना शुरू किया। नाउ सी द आंसर नंबर 5, एरिक्स सजेशन वाज टू dig another hole to put all the soil into the second one. Yes, others shouted in joy and start act upon his suggestion. यानी कि एरिक ने सजेशन दी कि जो मिट्टी हम पहले वाले गड्ढे से निकाल रहे हैं उस मिट्टी को डालने के लिए हमें दूसरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, और सभी उसकी इस बात से सहमत थे और वो चिल्लाए और उन्होंने खुशी के मारे चिल्ला उठे और उन्होंने जो है एरिक की बात को मानकर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। Now see question number 6. What problem did Sigmund raise? Who came out with the solution? अब सिगमंड जो है उसने कौन सी प्रॉब्लम रेज कर दी और उसकी जो समस्या थी उसका सॉल्यूशन किसने निकाला। Answer of this question is Sigmund raised problem that what to do with all the soil that was digged out of second hole. Fritz came out with the solution. अब सिगमंड ने जो है हाथ खड़ा करके ये प्रॉब्लम सॉल्व की कि हम जो पहले वाले होल में किसे जो मिट्टी निकली है, सॉइल निकली है, उसको हम डालने के लिए सेकेंड होल खोद रहे हैं, लेकिन जो हम सेकेंड होल की जो हम खोद रहे हैं, डिग कर रहे हैं, उसकी मिट्टी को के लिए हम क्या करें, तो उसकी समस्या का समाधान फ्रीज केम आउट विद अ सॉल्यूशन, और उसकी सॉल्यूशन जो है फ्रीज ने निकाला। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक दे कुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय डिगिंग अ बिगर होल? एक्सप्लेन, यानी कि क्या आपको लगता है कि उनकी समस्या का समाधान एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद करके हो सकता है, ये समझाइए। नाउ इसका आंसर है नो, दे कुड नॉट एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय डिगिंग अ बिगर होल बिकॉज द सेम प्रॉब्लम अगेन दे विल फेस, अगेन
they will face where to put all soil which they had dig by हो. इट मीन्स क्या है कि नहीं, उनकी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा अगर वो बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, क्योंकि फिर अगर वो गड्ढा खोदते हैं तो उनको फिर वही समस्याएं आएगी सामने कि उसकी सॉइल को वो कहाँ डालें. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, you have to just learn it and just justify, because you will have to just give the answer according to the chapter. And आपको जो ये क्वेश्चन पूछे गए इनमें से जो है आपके एमसीक्यूज टाइप के आएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आपको ये लर्न करना है. सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, आपको जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती आई हूँ, आपको जो है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें. थैंक यू, टेक केयर, बाय. Hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer. Today's my topic is MS Word. So let's start. Student, in previous video I discussed about the shortcut key. Today's I tell you about MS जो ऑफिस होता है उसका एक सॉफ्टवेयर होता है MS Word. स्टूडेंट, MS ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, MS पावर पॉइंट, एक्सेल और एक्सेस, इस तरह के आउटलुक. बट टुडे आई डिस्कस विद यू MS Word. Student, MS Word is a word processor that is used to editing, coloring and formatting the text and graphics. MS Word में पेजेस होते हैं, इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, इस तरह से इसे होता है. तो इसमें जो डेटा होता है उसको आपने कोई भी लाइन राइट की है उसको आप एडिट कर सकते हैं. मीन्स एडिट का मतलब होता है उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं. कलरिंग मीन्स उसका जो कलर है उस कलर को चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का. फॉर्मेटिंग मीन्स उसका जो स्पेस है जो लेटर्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में, आप उसको मैनेज कर सकते हैं. ग्राफिक्स का मतलब होता है कि जो आपने टेक्स्ट राइट किया आप उसके साथ कोई भी पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट, MS Word में ये सारी फैसिलिटी है कि किसी भी टेक्स्ट को एडिट किया जा सकता है, कलर किया जा सकता है, फॉर्मेटिंग किया जा सकता है एंड अदर वन की उसके साथ पिक्चर भी ऐड की जा सकती है. ओके, नाउ आई विल टेल यू स्टेप्स अबाउट हाउ टू ओपन MS Word. फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, then all programs, start button, click all programs, MS Office and select MS Word. सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन होता है जो टास्क बार में लोकेटेड होता है लेफ्ट कॉर्नर में, वहाँ पे क्लिक करना है. देन आपको ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, देन MS Office पे. स्टूडेंट, सम जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें डेस्कटॉप पे डाले रखते हैं MS Office को, तो आप डायरेक्टली MS Office पे क्लिक करके MS Word ओपन कर सकते हैं. तो इसके दोनों मेथड है. अगर डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे शो हो रहा है MS Office MS Word, तो वहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं. अदरवाइज द सिंपल स्टेप्स आर हियर: स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, MS Office एंड MS Word. नाउ वेरियस एप्लीकेशन ऑफ MS Word. फर्स्ट वन इज मीन्स ये कहाँ का MS Word का हम यूज करते हैं. टाइपिंग लेटर्स, मेकिंग रिज्यूम्स एंड CV, marks table and timetable, paper typing, formatting, paragraph typing and editing, biography with photos of other graphics. तो स्टूडेंट, इसमें आपको बताया गया है कि जो MS Word है हम किस लिए उसका यूज करते हैं. कोई भी आप लेटर टाइप कर सकते हैं वहाँ पे, जैसे कि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है या फिर कोई भी लेटर किसी के रिगार्डिंग, आपको प्रिंसिपल सर के रिगार्डिंग या अदर किसी वर्क के लिए कोई कंप्लेंट लेटर है वो राइट करना है, तो आप इजीली MS Word में बहुत सारे जो होते हैं टेक्सचर होते हैं जिसमें आप किसी को भी सिलेक्ट करके फॉर्मेट को आप लेटर टाइप कर सकते हैं. MS Word में हम हिंदी टाइपिंग भी कर सकते हैं, इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं, कोई अदर लैंग्वेज होती है वो भी टाइप कर सकते हैं. ओके, नाउ मेकिंग रिज्यूम. रिज्यूम क्या होता है? जब आप कहीं भी कंपनीज वगैरह या कोई भी स्कूल वगैरह में जाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो रिज्यूम की एक नीड होती है जिसमें आपकी कंप्लीट एजुकेशन, कंप्लीट आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन कहाँ टाइप की जाती है? MS Word में. नाउ मार्क्स टेबल एंड टाइम टेबल. स्टूडेंट, टेबल्स के लिए हम मोस्टली एक्सेल का यूज करते हैं, बट हमारे पास जो MS Word सॉफ्टवेयर है उसमें भी हम इजीली कोई भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं.
उसमें जो मेन्यू बार है उसमें इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां से टेबल्स के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आप टेबल सेलेक्ट करके कोई भी टेबल बना सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पेपर टाइपिंग एंड फॉर्मेटिंग। पेपर को टाइप करना, उसको फॉर्मेट करना, मीन्स उनका स्पेस वगैरह इक्वल करना, साइज वगैरह चेंज करना, तो ये सब किसमें होता है, MS वर्ड में। नाउ नेक्स्ट वन इज पैराग्राफ टाइपिंग। कोई भी पैराग्राफ टाइपिंग हम इजीली कर सकते हैं, और इस किसी भी जो ग्रेट पर्सनालिटीज होते हैं उनकी बायोग्राफी भी हम इजीली राइट कर सकते हैं विद देयर फोटो एंड अदर ग्राफिक्स। ओके, तो स्टूडेंट ये आपके MS वर्ड की एप्लीकेशन थी, और होता है क्या MS वर्ड, यहाँ आपको डिस्कस किया गया था। ओके, A very nice morning to all my dear student of class 6. This is Vinita ma'am, your science teacher teaching in MLP International School, Rajpura. Welcoming you to all of you on our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are doing the revision work of our syllabus of Essay 1 examination. So student, to continue that series, I am going to discuss the exercise of the chapter first, food, where does it come from. So let's get started, student. We will do the exercise revision. Firstly, we will start it from the MCQs, and the MCQs are फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ फूड। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन जो है ये मतलब फूड का फंक्शन नहीं है। ऑप्शंस आर ग्रोथ, प्रोवाइडिंग एनर्जी, फाइटिंग अगेंस्ट डिसीज, प्रोटेक्टिंग अदर लाइफ फॉर्म्स। स्टूडेंट, फाइटिंग डिसीज से फाइटिंग करना, ग्रोथ हमारी ग्रोथ को बढ़ाना, प्रोवाइडिंग एनर्जी प्रोवाइड करना, तो ये सारे जितने भी हैं ये हमारे सब फंक्शंस हैं फूड के। बट लाइफ फॉर्म को बचाना, किसी भी जीव को बचाना, ये नहीं है। सो वी विल टिक ऑन दैट ऑप्शन डी। और फूड चेन ऑलवेज स्टार्टेड विद, जो हमेशा एक फूड चेन होता है वो किस प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी प्रोसेस स्टूडेंट देखिए प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। बिकॉज प्रोड्यूसर जो है वो फूड प्रिपेयर करता है, जब तक फूड प्रिपेयर नहीं होगा तो उसको हर्बीवर्स, ऑमनिवर्स, कार्निवर्स खाएंगे कैसे। सो वी विल टिक ऑन द प्रोड्यूसर बिकॉज इट इज़ द राइट आंसर। जिंजर इज़ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। जिंजर जो है वो इनमें से कौन सा पार्ट होता है प्लांट का। ऑप्शंस आर रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट। वी विल टेक ऑन द स्टेम बिकॉज जिंजर जो है स्टूडेंट वो स्टेम होती है, उसकी भी रूट्स निकली हुई होती हैं। फ्लावर वगैरह, फ्रूट्स वगैरह वो भी मतलब आप देखोगे जब उसका प्लांट होता है उसकी लीव्स वगैरह ऊपर की तरफ निकलती है। सो द राइट आंसर इज स्टेम एंड वी विल टेक ऑन दैट। विच ऑफ दिस इज नॉट अ मिल्क एनिमल। इनमें से कौन सा मिल्क एनिमल नहीं है। ऑप्शंस आर डियर, बफेलो, काउ, कैमल। द राइट आंसर इज डियर। स्टूडेंट, काउ, कैमल, बफेलो इन सबसे हमें मिल्क मिलता है, बट फ्रॉम डियर वी get the milk. The right answer is deer. Next is fifth, which of these consume both plants and animals. इनमें से कौन सा है जो प्लांट एंड एनिमल दोनों ही खाते हैं। हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, स्कैवेंजर। देखिए हार्बीवोर्स हर्ब्स को खाते हैं, कार्निवोर्स फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, स्कैवेंजर डेड बॉडीज, omnivores are those who eat both plant and animal, जो दोनों को खाते हैं। So we will take on the omnivores because it is the correct answer. B, fill in the blanks. Now first one is cereals are dash of the plants. Plants की क्या चीज़ होते हैं cereals? Cereals जो होते हैं student they are the seeds of the plant. Okay, वो बीज होते हैं। Food help us to repair the worn out dash and dash. हमारी बॉडी में सेल्स एंड टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए भी हम फूड लेते हैं। मीन्स फूड का एक फंक्शन है कि वो हमारी बॉडी में सेल्स एंड टिश्यूज़ को रिपेयर करें। फूड कंज्यूम्ड एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे इज कॉल्ड व्हाट। जो फूड एक पर्टिकुलर टाइम पर खाया जाए, एक दिन के एक समय पर खाया जाए, सुबह, शाम, दोपहर, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर खाए जाने वाले फूड को हम क्या बोलते हैं? मील बोलते हैं। ओके, द एनिमल हु ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड व्हाट। जो एनिमल ओनली प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स से रिलेटेड हर्ब्स होते हैं, सो वी कॉल देम हार्बीवोर्स। द राइट आंसर इज हार्बीवोर्स। डैश एंड डैश आर द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड। हमारे फूड के दो मेन सोर्स होते हैं, प्लांट एंड एनिमल। इनके अलावा हमें किसी अदर पर्सन से फूड नहीं मिलता है। सो द राइट आंसर्स आर प्लांट एंड एनिमल्स। नाउ वी विल मूव ऑन द ट्रू फॉल्स, दैट इज पार्ट सी। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको ट्रू फॉल्स के बारे में बताना है। फर्स्ट वन इज
प्लांट एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। जो हमारे प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं हमारे मेन सोर्स होते हैं फूड के। यस स्टूडेंट, दिस इज ट्रू। कार्निवर्स फीड ऑन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। जो कार्निवर्स होते हैं वो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट पर फीड करते हैं। नो स्टूडेंट, कार्निवर्स फीड ऑन द ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। वो केवल फ्लैश खाते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अ प्रोड्यूसर कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। जो एक प्रोड्यूसर होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। दिस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज प्रोड्यूसर इज द ओनली पर्सन एनिमल ऑर्गेनिज्म हु कैन मेक देयर ऑन फूड। केवल प्रोड्यूसर ही अपना फूड खुद बनाते हैं, बाकी सब उन पर डिपेंडेंट होते हैं। सो दैट इज वाई इट इज फॉल्स। पोटैटो इज द रूट ऑफ द प्लांट। फ्रेंड, पोटैटो जो है वो रूट नहीं होता है, वो स्टेम होता है, ट्यूबर होता है किसी एक प्लांट का। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। हनी इज़ अ स्वीट लिक्विड मेड बाय बीज। जो हनी है वो एक स्वीट लिक्विड होती है जो किसके थ्रू बनाई जाती है? बीज के थ्रू। यस, दिस इज ट्रू। नाउ वी विल मूव ऑन द मैचअप्स। द मैचअप्स आर कॉलम ए एंड कॉलम बी आर गिवन हियर। यू हैव टू मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। फर्स्ट वन इज फूड। फूड को किससे मैच करेंगे हम? प्रोवाइड एनर्जी, बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी। जिंजर, नाउ जिंजर इज गोइंग टू बी मैच्ड अप विद underground stem because it is the underground stem. So we will write it here too. You can match, cross match भी कर सकते हैं, but आपको उसमें confusion होगा. That's why I have written the numbering here. Now third number is honey. Honey देखिए क्या है? It is a animal product. Animal से मिलता है, bees से मिलती है. Herbivores. Next is herbivores. Herbivores plant eater होते हैं because ये only herbs खाते हैं. Vulture. Vulture को क्या बोलते हैं हम? Scavenger because ये dead bodies को feed करता है. Now move to the one word answers. Here we have 5 one word answer. The first one is a liquid made from the nectar of flowers by bees. Bees के थ्रू फ्लावर से लिए गए नेक्टर से बनाया गया लिक्विड दैट इज नोन एज द हनी. उसे हम हनी बोलते हैं. बीज हनी बनाती हैं. एनिमल दैट फीड ऑन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो एनिमल जो डेड प्लांट और एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं दैट वी कॉल देम डिकम्पोजर्स. उन्हें हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं क्योंकि प्लांट की भी बात आ गई. ठीक है, स्कैवेंजर्स प्लांट को नहीं खाते, वो ओनली एनिमल खाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज एन एनिमल प्रोडक्ट यूज टू मेक ऑमलेट. ऑमलेट को बनाने के लिए इट इज़ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन दैट यू कैन गिव आंसर वेरी क्विकली. इट इज़ द एग. एग से ही ऑमलेट बनता है. नाउ मूव टू द फोर्थ. एनिमल दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. वो एनिमल जो केवल दूसरे का फ्लैश खाते हैं उन्हें हम स्टूडेंट कार्निवोर्स बोलते हैं बिकॉज फ्लैश कार्निवोर्स ही खाते हैं. प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अप. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि किसी को खाना है और किसी के द्वारा खाया जाना है. सो दैट इज द फूड चेन. इट इज़ ए प्रोसेस इन विच अ पर्सन ऑर्गेनिज्म whether it is plant or animal it is eaten up by another one. वो किसी के थ्रू खाया जाता है या किसी को वो खाता है तो उसे हम फूड चेन बोलते हैं. सो स्टूडेंट, वी हैव completed our today's content of this video. I hope you enjoy this video, learn it, revise it for your best preparation of S7 exam. Take care. Goodbye.